अगर डायरेक्टर की ड्यूटीज़ की बात करें तो देखिए, डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कंपनी खुद से एक्ट नहीं करती है, तो डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर परफॉर्म करते हैं। तो जो ड्यूटीज़ डायरेक्टर परफॉर्म करते हैं उसको लेकर के कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हम इसको पैराग्राफ को समझते हैं कि जनरल लॉ के अंदर जो डायरेक्टर है उसका रिलेशनशिप जो होता है कंपनी के साथ वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। फिड्यूशियरी का मतलब होता है लीगल और एथिकल, ठीक है। ये रिलेशनशिप डायरेक्टर जो है वो कंपनी के साथ परफॉर्म करता है। आगे देखिए, कंसिक्वेंटली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड केयर, ये दो उनकी जिम्मेदारी है। एक तो अपनी ड्यूटी को लॉयल्टी के साथ करना और दूसरा केयर, मतलब बिल्कुल ध्यान से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंपनी के बिहाफ पर पूरा करना। ये जो ड्यूटीज़ होती है आर ओ टू द कंपनी, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ड्यूटीज़ कंपनी से बाध्य है, वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जनरली वो शेयर होल्डर से जुड़ी है। और शेयर होल्डर्स कौन से? कलेक्टिवली बोथ द शेयर होल्डर्स, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी, और नॉट द शेयर होल्डर्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, देखिए कंपनी गोइंग कंसर्न होती है। डायरेक्टर्स तो कंपनी क्या होती है? कंपनी 100 साल चलती है, 200 साल चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन जो डायरेक्टर है वो तो 100 साल नहीं जिएगा ना। जो डायरेक्टर है वो तो 200 साल नहीं जिएगा। तो डायरेक्टर को प्रेजेंट के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में ना रख करके लॉन्ग टर्म को बैलेंस करना होता है। इसीलिए डायरेक्टर को अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही केयरफुली परफॉर्म करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसको दोनों शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए, प्रेजेंट का भी और जो फ्यूचर में होने वाले शेयर होल्डर्स है कंपनी के। आगे देखिए, दीज आर इन्फोर्सेबल बाय द कंपनी। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव एक्शंस, ये जो ड्यूटीज़ डायरेक्टर परफॉर्म करते हैं ये इन्फोर्सेबल है कंपनी के द्वारा, लेकिन जो डेरिवेटिव एक्शंस होगा वो कंपनी तो ले नहीं सकती क्योंकि वो तो कंक्रीट की एक बिल्डिंग है। तो डेरिवेटिव एक्शंस कौन लेते हैं? इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। ओके, आगे देखिए, ब्रीच ऑफ इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस गिव राइज टू लायबिलिटी। अगर इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस ब्रिज होते हैं, डायरेक्टर ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इम्प्रॉपर प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट्स के साथ धांधली की गई है, या फिर टू पे इक्विटेबल कंपेंसेशन फॉर इम्प्रॉपर लॉस ऑफ कंपनी एसेट्स। यहाँ पे ये भी कहा जाएगा कि अगर इम्प्रॉपर लॉस हुआ है कंपनी को या फिर कंपनी के एसेट्स को, तो उस केस में डायरेक्टर को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। अब देखिए, ये सारी ड्यूटीज़ जो है डायरेक्टर को परफॉर्म करनी होती है। देयर आर 6 पॉइंट, यहाँ से देखिए 1, 2 और ये 6 पॉइंट्स है। अब इन 6 पॉइंट्स को याद करने के लिए हम यहाँ से समझते हैं। आपको एक लड़के की स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का है अमित अशोक विहार का, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए थी। अब उसको गर्लफ्रेंड चाहिए थी तो क्या करा उसने, एक गर्लफ्रेंड बन भी गई उसकी, और उसने रीजनेबल केयर के साथ अपनी रिलेशनशिप निभाई। आगे उसने गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट रखा, बाकी लड़कियों को उसने ध्यान नहीं दिया। आगे देखिए कि लड़की को उसकी अनड्यू एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए, अब लड़की को उसकी अनड्यू एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए। कहीं वो उसको कहे मेरा मोबाइल रिचार्ज कराओ, मुझे महंगे क्लब्स में लेके जाओ, ठीक है, बी जेन्युइन। और लड़की को ना ही अपने असाइनमेंट उसके थ्रू कराने चाहिए। चलिए अब हम ये पॉइंट्स फटाफट से यहाँ पे समझते हैं। इस स्टोरी से आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अमित ऑफ अशोक विहार जो मैंने बात कही थी, यहाँ पे देखिए ए अमित ऑफ अशोक विहार। तो यहाँ से ये याद रखिएगा पॉइंट, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गर्लफ्रेंड वाला सा GF जो था, टू एक्ट इन गुड फेथ। जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए, ऑनेस्टली और डिलीजेंटली कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। अपनी पार्ट्स को बोनाफाइड मैनर में यानी कि रियल ट्रू मैनर में यूज़ करनी चाहिए, जिससे वहीं पर जहाँ पर कंपनी के इंटरेस्ट में बात हो, ना कि अपने कोलेटरल पर्पस के लिए। आगे देखिए, ये एक्सपेक्टेड किया जाता है डायरेक्टर से कि वो क्या है, ऑनेस्ट बिजनेसमैन होते हैं और इसी तरह से वो एक्ट करें। आगे उनको लायबल रखा जाता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में, अगर वो किसी भी तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं, और या फिर वो खुद के इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं और बिना कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में दिए। ऑल्दो हो सकता है कि वो कॉन्शियस डिसऑनेस्टी ना कर रहे हो, वो जानबूझ के ऐसा ना कर रहे हो, बट स्टिल ऐसा करने के लिए उन्हें लायबल ठहराया जा सकता है कि अगर वो किसी और के इंटरेस्ट में काम करते हैं बजाय कंपनी के इंटरेस्ट में। जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें कंपनी के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट और फ्यूचर मेंबर्स कंपनी के, वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आगे देखिए, गुड फेथ जो है इसमें ये कि डायरेक्टर्स कंपनी से कोई सीक्रेट प्रॉफिट भी
नहीं कमाएंगे, यानी कि अमित को अपनी गर्लफ्रेंड से कोई सीक्रेट भी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। अब वो जो उसका रीजनेबल को याद रखिए रिलेशनशिप, अब उसको अपना रिलेशनशिप बिल्कुल सावधानी से निभाना, नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाएगी। ऐसी डायरेक्टर को क्या होगा, फिर कंपनी छोड़ के जानी पड़ जाएगी। जो डायरेक्टर है इज बाउंड टू ऑब्जर्व रीजनेबल केयर इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। ये एक्सपेक्ट किया जाता है डायरेक्टर से कि वो स्किल और डिलीजेंस के साथ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, जैसे कि एक इंसान अपने ऑर्डिनरी मैन अपनी ओन केस में करता है। तो याद रखिए जैसे अमित की जो खुद की बहन है, तो अमित जैसे खुद की बहन के लिए कोई बॉयफ्रेंड चाहता होगा, वैसे ही उसको दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एज अ बॉयफ्रेंड एक्ट करना चाहिए। जो डायरेक्टर है उसको एग्जिबिट नहीं करनी है कोई परफॉर्मेंस ऑफ हायर डिग्री, बहुत रीजनेबल नॉलेज और एक्सपीरियंस ही शो करना है। मतलब ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत 30 मार खान हूँ, बहुत ही एज अ साधारण इंसान उसको रहना चाहिए। ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एरर्स ऑफ जजमेंट। देखिए गलती तो सबसे होती है, तो डायरेक्टर्स को हम एरर्स ऑफ जजमेंट के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट विद केयर, और वो नॉलेज और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि डायरेक्टर्स ने अपनी ड्यूटी को बहुत ही ऑनेस्टली परफॉर्म किया है। आगे देखिए एक केस हुआ था रोमर जे और रे सिटी इक्विटेबल फायर का, इंश्योरेंस कंपनी का। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आया था वो ये पॉइंट्स थे, यही पॉइंट्स अभी हमने ऊपर आपसे डिस्कस किए हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सेम है जो हम ऊपर कर चुके हैं। बच्चे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कोऑपरेट करें प्लीज़। देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो इसमें हमने डिस्कस नहीं किया था। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि डायरेक्टर इज नॉट बाउंड टू गिव कंटिन्यूस अटेंशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर को कंपनी के अफेयर्स को कंटिन्यूस अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर जो है वो सारी ही बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करे, बट जहाँ पर ज़रूरी हो डायरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट हो। आगे देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ जितनी भी ड्यूटीज़ बिजनेस के लिए परफॉर्म करनी होती है रिगार्ड टू एग्जिजेंसीज, इसका मतलब होता है इन केस ऑफ वेरी अर्जेंट नीड। बिजनेस की अगर बहुत ही अर्जेंट नीड है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी ऐसे ऑफिशियल के पास है जो कि उसके मतलब किसी और के पास है और अवेलेबल नहीं है, तो सस्पिशन ग्राउंड्स की एब्सेंस पे, मतलब हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है कि हमें क्या करना है, तो जो भी जस्टिफाइड रहेगा हम ये सोचेंगे कि डायरेक्टर ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। अब देखिए आगे मैंने बताए थे 2 पॉइंट, अनड्यू एडवांटेज और असाइन। इसको डिस्कस करते हैं। जो डायरेक्टर है वो कंपनी किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ। मतलब डायरेक्टर ये चाहता है और कंपनी के फ़ायदे के लिए कुछ और ज़रूरी है, तो इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। आगे देखिए जो डायरेक्टर है वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में स्टैंड करता है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के उसकी ड्यूटी के आड़े नहीं आने चाहिए। वो ही मस्ट नॉट वोट एज अ डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आएगा बेटा यहाँ पे, जिसके अंदर वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अनलेस ऑथोराइज हो कंपनी के आर्टिकल से। आगे देखिए इफ़ ही वोट्स इन सच अ केस, तो उसका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा। वो अगर कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वोट करेगा तो उसकी प्रेजेंस ही काउंट नहीं होगी कोरम के अंदर। तो बाकी क्या है कि देयर इज़ नो बैन ऑन द कंपनी एंटरिंग इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। बेटा बैन नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज हो और बोनाफाइड हो, फेयर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट। आगे देखिए जो डायरेक्टर है वो कोई किसी भी तरह की अनड्यू एडवांटेज ना ले कंपनी से, कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स ना बनाए, ना तो खुद ले ना ही अपने रिलेटिव्स या पार्टनर्स को ऐसा कुछ अलाउ कराए। आगे देखिए 6 पॉइंट क्या कहता है कि जो डायरेक्टर है वो असाइन नहीं कर सकता है अपना ऑफिस, यानी कि जो उसकी ड्यूटीज़ है और या फिर किसी भी तरह का कोई असाइनमेंट अगर करता भी है तो वो वॉइड माना जाएगा। डायरेक्टर को अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ है जो भी उसके ऊपर है एक्ट के थ्रू, उसको कैसे करनी है, पर्सनली करनी है। गर्लफ्रेंड को अपना असाइनमेंट खुद ही बनाना है, किसी और से नहीं बनवाना उससे, मतलब अमित से नहीं बनवाना। लेकिन हाउएवर कुछ फंक्शंस को डेलीगेट कर सकती है, जैसे कि वो कह सकती है कि मुझे कंटेंट बता दो कि मैं लिखूँ क्या असाइनमेंट के अंदर, तो कुछ फंक्शंस को डेलीगेट किया जा सकता है कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी के इन प्रोविजंस के साथ कॉन्ट्रवेंशन करता है तो वो क्या रहेगा, पनिशेबल रहेगा फाइन के साथ, 1 से 5 लाख तक का फाइन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बहुत सी पार्ट्स होती है वो मीटिंग में एक्सरसाइज होती है, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में कराया था। जो मीटिंग्स होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वहाँ पे बोर्ड अपनी कंपनी के अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी, वो अपनी पार्ट्स को यूज़ करते हैं। अगर मीटिंग प्रॉपर मैनर में कंडक्ट होगी तो कंपनी की फंक्शनिंग भी प्रॉपर होगी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। देखिए सबसे पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, कि कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे इसको समझा देती हूँ कि अगर दो केसेस लेते हैं कि कोई कंपनी पहले से एग्जिस्टिंग है, तो मैं सिंपल से कहती हूँ कि एक कंपनी की एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो उसकी भी 4 मीटिंग होगी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन सिर्फ एक्स्ट्रा ये लग जाती है कि उसको अपनी पहली वाली बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज कंडक्ट करनी है अपनी इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है। उसके बाद जो 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, देखो फर्स्ट के बाद सेकंड मीटिंग आएगी, सेकंड के बाद थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव हो गई, सेकंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव हो गई, थर्ड फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव हो गई। तो यहाँ पे मेरी बात समझिए कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच का जो गैप है इट शुड बी नॉट मोर देन 120 डेज, 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर मीटिंग 10 अप्रैल को कंडक्ट हुई है तो नेक्स्ट मीटिंग 8 अगस्त से पहले होनी चाहिए, वरना 120 डेज से ज़्यादा का गैप हो जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। बेटा जो मीटिंग होता है, ये बोर्ड मीटिंग का नोटिस होता है, इसके लिए डायरेक्टर्स को 7 डेज प्रायर नोटिस देना जरूरी है। सॉरी, मीटिंग के लिए नोटिस देना जरूरी है 7 डेज प्रायर। किस पर, डायरेक्टर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे। आप उसको हैंड डिलीवरी कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। जो बोर्ड की मीटिंग है वो शॉर्टर टाइम पे भी कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन ये कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। और सपोज करो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर नहीं भी था उस मीटिंग के अंदर, तो जो डिसीजन लिया गया है ना मीटिंग के अंदर, उस डिसीजन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कर सकता है बेटा, रेटिफाई कर सकता है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझिए कि मीटिंग का जो नोटिस है, अगर वो जो मीटिंग है उसका जो डिसीजन लिया गया है, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एब्सेंस में, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर सकता है और फिर वही डिसीजन फाइनल माना जाएगा जो उसकी रेटिफिकेशन के बाद होगा। और अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन होती है तो कंपनी के ऑफिसर्स 25,000 की पेनल्टी के लिए लायबल रहेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं ओपीसी के साथ क्या प्रोविज़न है। देखिए प्रोविज़न 3 कंपनी के लिए कहा गया है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी या फिर डोरमेंट कंपनी। ये माना जाएगा कि उन्होंने भी इसके प्रोविजंस के साथ कंप्लाई किया है। और इस केस में प्रोविज़न क्या है कि उन्हें एटलीस्ट कैलेंडर ईयर के अंदर 2 मीटिंग कंडक्ट करनी है, और अपार्ट फ्रॉम दिस 2 मीटिंग का गैप जो है वो 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं मोर नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ मीटिंग इज़ नॉट लेस देन 90 डेज, मतलब कि 90 डेज का गैप होना कम ज़रूरी है। आगे देखिए कैलेंडर ईयर, बेटा यहाँ पे समझ लीजिएगा जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर, फिर 6 महीने अगर मैं देखूँ तो जनवरी से जून तक 6 महीने। तो यहाँ पे अगर मीटिंग या इस वाले स्लॉट में पहले फर्स्ट हाफ में अगर मीटिंग 1 मई को करिए तो सेकेंड हाफ में 90 डेज के गैप के बाद ही मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे समझिए कि अगर एक मीटिंग है तो वो इनवैलिड हो जाएगी अगर वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब मैं इसको आपको यहाँ पे देखिए एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज कीजिए, अच्छा लॉ ने लिमिट क्या रखी है, लॉ ने कहा कि जितने भी आपके टोटल डायरेक्टर्स है कंपनी में, या तो उसका 1/3 या फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 या फिर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। अब मैं 2 एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरे टोटल डायरेक्टर सपोज कीजिए 3 है या फिर 6 है। पहले 3 वाला केस कंसिडर करते हैं कि अगर 3 है तो इसका 1/3 कितना हुआ 1, और लॉ ने लिमिट कितनी रखी है 2। तो इन 3 में से 2 डायरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए कोरम बनाने के लिए, ठीक है, कोरम में प्रेजेंट होने के लिए। आगे देखिए दूसरा केस कहता है कि इन सपोज करो 6 डायरेक्टर है, अब 6 का 1/3 कितना हुआ 3 और मिनिमम कितना है 2। तो इन दोनों में से क्या है विच एवर इज मोर। अब मोर वाली लिमिट, मोर क्या है 3, तो यानी कि 3 डायरेक्टर कोरम के लिए ज़रूरी होने चाहिए। अब आगे इसमें एक लाइन और आती है कि जहाँ पर टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3 अगर इंडिपेंडेंट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है और अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 2 है,
तो बेटा इस केस के अंदर ये जो डायरेक्टर्स है ये सफिशेंट है कोरम बनाने के लिए, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रॉक्सीज अलाउड नहीं होती है उन्हें, और वो अपने वोट्स ऐसे ही नहीं सेंड कर सकते, उन्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। आगे देखिए जो मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, अगर वो एब्सेंस रहते हैं कोरम में और अगर हमारे आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है इसके लिए सॉल्यूशन तो हम आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन मेरी एक बात सुनिए कि अगर आर्टिकल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है इसको लेकर के, तो इस केस में क्या होगा कि मीटिंग को अडजर्न कर दिया जाएगा। अगर कोरम पूरा नहीं है तो मीटिंग को अडजर्न कर दिया जाएगा। और मीटिंग कब होगी, या तो सेम डे अडजर्न कर देंगे अंटिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक के अंदर सेम डे पर। सपोज कीजिए इस वीक के अंदर अगर मीटिंग वेडनेसडे को होनी थी तो नेक्स्ट वीक के अंदर भी मीटिंग अब वेडनेसडे को होनी चाहिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, सेम टाइम और सेम प्लेस पे। इन केस दैट अ पब्लिक हॉलीडे इट शैल बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट डे अगर वो पड़ता है 14th ऑफ अक्टूबर, सॉरी नवंबर, नो इट्स नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, 2nd ऑफ अक्टूबर, अगर 2nd अक्टूबर पड़ता है, ठीक है, नेक्स्ट डे पे दोबारा हम जाते हैं तो 2nd अक्टूबर के नेक्स्ट डे यानी कि 3rd ऑफ अक्टूबर को मीटिंग होगी। चलिए आगे देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स क्या होती है बेटा कि जो हमने डिस्कस करा है उसको एक समरी फॉर्म में पॉइंट्स को नोट डाउन करना, तो उसे मिनट्स कहा जाता है। जो किसी भी मीटिंग की मिनट्स होते हैं शेल कंटेन क्या, फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए कि मिनट्स पे कुछ ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। द मिनट शेल ऑल्सो कंटेन, मिनट्स में क्या क्या होने चाहिए, डायरेक्टर्स के नेम होने चाहिए जो कि मीटिंग में प्रेजेंट थे। द केस ऑफ रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, द नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स, इफ़ एनी डिसेंटिंग, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें डिसेंटिंग जिनका जो हाँ नहीं कर रहे थे, जिनका कंसेंट नहीं था रेजोल्यूशन को लेकर के, उन डायरेक्टर्स का नेम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, यानी कि हम ऑडियो विजुअल के थ्रू या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा, हमारी जो प्रेजेंटली ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आप इसको लिंक करके समझ सकते हैं। जो कंपनी एक्ट है अब इसकी मीटिंग जो है बोर्ड एंड इट्स पार्ट, तो यहाँ पे कुछ प्रोविजन अप्लाई होते हैं। देखिए पहला कहते हैं कि हर कंपनी को क्या करना है, नेसेसरी अरेंजमेंट्स करनी है कि वहाँ पे फेलियर ना हो विजुअल कनेक्शन का या ऑडियो का। जैसे कि जो अभी हमारी गूगल मीट की क्लास थी उस पर हमारा ऑडियो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। आगे देखिए जो चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी है मीटिंग का, आप देखिए चेयरपर्सन आप मुझे मान सकते हैं और कंपनी सेक्रेटरी हमारी क्लास के सीआर हो गए। सीआर ने आपको काम क्या किया, आपको लिंक शेयर किया, और मैं चेयरपर्सन जिसने कंडक्ट किया। तो हमें क्या करना है, ड्यू केयर और रीजनेबली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। आप सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिंक करती हूँ कि अगर आपको काजल या वंशिका ने कोड फॉरवर्ड ना किया हो तो आप मीटिंग को ज्वाइन कैसे कर पाएंगे, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कोड ना दूँ तो फिर कैसे ज्वाइन करोगे, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू केयर के साथ करनी है। आगे देखिए कि जो सीपी यानी कि चेयरपर्सन और जो सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी है, देखो बेटा सीपी जो है मैं अपनी शॉर्ट फॉर्म के लिए बोल रही हूँ, सीपी को वैलिड वो नहीं है चेयरपर्सन के लिए एब्रीविएशन, ओके। आगे अब यहाँ पे समझिए कि अब इन्हें क्या करना है, इन्हें मीटिंग की इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना है कि कोई भी अनऑथोराइज बंदा उस मीटिंग को अटेंड ना कर सके। जो मीटिंग्स जुड़े हुए हैं कंपनी से और जो अलाउड है मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वही करे। अब यहाँ पे देखिए वो इंश्योर करे कि हमारे पास इक्विपमेंट्स की पूरी अवेलेबिलिटी हो और हमारे जो फैसिलिटीज़ हो वो अच्छी हो और हम अपना कम्युनिकेशन अच्छे से इफेक्टिव तरीके से डायरेक्टर्स की पार्टिसिपेशन के साथ कर सके। आगे देखिए टू रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग। आगे कहते हैं कि हमारे पास एक स्टोर और सेफ कीपिंग भी होना चाहिए कि ऑडिट होने से पहले पर्टिकुलर ईयर में एटलीस्ट वो जो रिकॉर्डिंग्स हुई है उसको हम संभाल के रखें। सपोज कीजिए ऑडिट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करा जा सकता है। ये इंश्योर करा जाए कि कोई भी पर्सन दैट नो अदर पर्सन अदर देन कंसर्न डायरेक्टर आर अटेंडिंग टू हैव एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब उनके अलावा कोई इसको अटेंड ना कर सके। और ये इंश्योर कीजिए कि पार्टिसिपेंट्स जो है उन्हें क्लियरली वो एबल टू हियर है और उन्हें विजुअल भी दिखाई दे रहे हैं सही से, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरी चीज़, हमने इसमें अभी तक दो चीज़ें क्या डिस्कस करी, एक तो नेसेसरी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, फिर हमने सीपी यानी कि चेयरपर्सन और सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं किसको बेटा,
द नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब इसमें समझिए कि जो मीटिंग का नोटिस है वो डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, यानी कि 7 दिन पहले। ठीक है, अब देखो जो नोटिस होगा उसके अंदर ये लिखे होंगे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड है या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स है, तो उनको बाकी सारी डिटेल भी प्रोवाइड करी जाएगी कि वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। आगे कहते हैं जो इंटेंडिंग डायरेक्टर है पार्टिसिपेट करना चाहता है कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, तो वो कंपनी को अपनी इंटेंशन के बारे में कम्युनिकेट करे। आगे देखिए, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग टिल द कंक्लूजन, मीटिंग की कमेंसमेंट से लेकर के उसके कंक्लूजन तक, जो इन सबको छोड़ करके चेयरपर्सन, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और कोई भी अदर पर्सन को छोड़ के जिसकी रिक्वायरमेंट चाहिए वहाँ पे बोर्ड में, तो उन्हें क्या अलाउड नहीं है यहाँ से पढ़िए, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एक्सेस टू द प्लेस वेयर एनी डायरेक्टर, मतलब कोई भी बंदा वहाँ उस प्लेस को एक्सेस नहीं कर सकता है जहाँ पे कोई डायरेक्टर फिजिकली या फिर ऑडियो विजुअली मीटिंग को अटेंड कर रहा हो। कॉन्फ्रेंसिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड, आगे देखिए, हाँ बोर्ड की परमिशन से एक्सेस कर सकते हैं, उसकी परमिशन के बिना एक्सेस नहीं कर सकते हैं। 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ड्राफ्ट जो है मीटिंग का वो सारे ही डायरेक्टर्स में सर्कुलेट किया जाएगा 15 डेज़ के अंदर अंदर, चाहे राइटिंग में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और जितने भी डायरेक्टर हैं जिन्होंने मीटिंग को अटेंड कराए, चाहे पर्सनली कराए चाहे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराए, वो अपने कमेंट्स राइटिंग में देंगे और रिकॉर्डिंग की एक्यूरेसी को भी वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे मीटिंग के अंदर, मतलब पॉइंट आउट किया उसका कंफर्मेशन एसर्शन देंगे उसके लिए। और विद इन 7 डेज और सम रीजनेबल टाइम डिसाइडेड बाय द बोर्ड, या तो बोर्ड ने कह दिया कि इतने इतने दिन के अंदर आपको कम्युनिकेशन करना है, या फिर वो रीजनेबल टाइम में खुद ही से अपना राइटिंग में कमेंट्स दे सकते हैं। आफ्टर रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट फिलिंग विच हिज अप्रूवल शुड बी प्री-एज्यूम्ड। अब देखिए इसमें लास्ट पॉइंट क्या है कि मीटिंग कंप्लीट होने के बाद मिनट्स जो है मिनट्स बुक में एंटर किए जाएं, ओके, और वो उसको साइन कौन करेगा, चेयरपर्सन। आप देखिए कुछ बातें ध्यान में रखना कि कौन सी चीज़ें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि जिनके लिए फिजिकल मीटिंग होना ज़रूरी है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस नहीं हो पाएंगी ये चीज़ें। हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना है, या फिर बोर्ड्स की रिपोर्ट को अप्रूव करना है, प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल है, या फिर ऑडिट कमेटी की मीटिंग है किसी अकाउंट्स की कंसिडरेशन को लेकर के, या फिर अमेलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, एक्विजिशन या टेक ओवर का कोई केस है, तो हमें इनके लिए फिजिकली मीटिंग करना ज़रूरी है। ये कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस नहीं की जाए। डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। देखिए कुछ रिजोल्यूशन जो होते हैं वो सर्कुलेशन के थ्रू भी पास हो जाते हैं, सेक्शन 175। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने की ज़रूरत है बस, कि एक तो सर्कुलेटेड, दूसरा सेंट और तीसरा क्या है, अप्रूवल। ये 3 पॉइंट्स आप बाकी पॉइंट्स याद रखेंगे। सर्कुलेटेड करा जाएगा ड्राफ्ट में रेलिवेंट पेपर, नेसेसरी पेपर्स के साथ, किसको, डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को। आगे कहते हैं कि भेजा कहाँ जाएगा, सेंड करा जाएगा उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, चाहे मेल के थ्रू, चाहे कुरियर के थ्रू, चाहे उनको हैंड से डिलीवरी भी कर सकते हैं। और जो अप्रूवल है वो अप्रूवल होना चाहिए, जिन डायरेक्टर्स को रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट है वो ही उसको अप्रूव भी करेंगे। बट बेटा एक से साथ ये वाली क्या है, ये कंडीशन है कि जहाँ पर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उस केस में यहाँ पर ये कि रिजोल्यूशन जो है वो मीटिंग के अंदर ही पास होगा। अंडर सर्कुलेशन मस्ट बी डिसाइडेड एट मीटिंग, चाहे सर्कुलेशन में भले हो लेकिन डिसाइड कहाँ करा जाएगा, मीटिंग में। और जो चेयरपर्सन है शेल पुट द रेजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। और बाकी ये यहाँ तक हमारा इसकी कंडीशन थी। नाउ ये देखिए कि जो रेजोल्यूशन है उसको सब्सिक्वेंट मीटिंग में नोटेड भी किया जाएगा। आप बात को समझिए कि रेजोल्यूशन सपोज कीजिए पास तो हो गया सर्कुलेशन के थ्रू, लेकिन जब भी कोई अगली मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में उस रेजोल्यूशन को नोटेड भी किया जाएगा और उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग का पार्ट भी बनाया जाएगा। आगे देखिए, ये एक केस है कि कहाँ पर जो बोर्ड की मीटिंग है वो मेंबर्स की मीटिंग कंसिडर की जाती है। आप देखिए मैं आपको इसका डिफरेंस समझाती हूँ पहले तो ओरली थोड़ा सा, कि जो बोर्ड की मीटिंग है वो क्या हुई, डायरेक्टर्स की मीटिंग, और जो मेंबर्स की मीटिंग है वो क्या हुई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो कहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स है और शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है वो सेम है। देखिए अगर सपोज कीजिए सारे के सारे शेयर होल्डर्स अगर डायरेक्टर्स होंगे तो इसका मतलब तो बोर्ड की मीटिंग और शेयर होल्डर की मीटिंग एक ही हुई। तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि जहाँ पर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स जो है मीटिंग ऑफ द बोर्ड में भी टेकन एज मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जहाँ पे सारे मेंबर्स ही डायरेक्टर्स है। आगे देखिए जो रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड
वुड बी रिगार्डेड एज बीइंग पास एट द शेयर होल्डर मीटिंग व्हेन द डायरेक्टर्स हैज़ वेव द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। जहाँ डायरेक्टर्स ने जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट को वेव कर दिया यानी कि छोड़ दिया है, तो जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बोर्ड मीटिंग में वुड बी रिगार्डेड एज बीइंग पास्ड एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग। वो माना जाएगा कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसको पास कर दिया गया है। आगे ये प्रिंसिपल हमें इस वाले केस में एक्सप्रेस हुआ था और ये सारी ही कंपनीज के लिए अप्लाई होता है जहाँ पे मेंबर्स जो है कंपनी के वो वहाँ के डायरेक्टर्स भी है। ठीक है, आप डिस्कस करते हैं। देखिए आगे यहाँ से हमारा एक अब नया पार्ट शुरू हो जाता है। हम यहाँ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि KMP को, और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर को, फिर उसके बाद थर्ड टर्म है होल टाइम डायरेक्टर, ओके, और उसके बाद मैनेजर। ये बाद में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको सिर्फ वो वाली टर्म्स डिस्कस करूँगी। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। KMP कौन कौन हो सकते हैं कंपनी का, किनको KMP कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए KMP किनको कहा जाएगा, जो कंपनी का CEO होगा। जैसे गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, फिर कंपनी का या तो सेक्रेटरी भी हो सकता है, CS जो होता है, होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WTD कह देंगे, या फिर कंपनी का CFO, या फिर कोई भी अदर ऑफिसर जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। अब आगे देखिए, जो बोर्ड है वो यूजुअली अपॉइंट करता है, ध्यान दीजिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ही यूजुअली अपॉइंट करते हैं KMPs को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। ठीक है, जिन्हें होल टाइम डायरेक्टर को और दूसरा नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर मैनेजर को जो कि कौन होता है, CEO होता है, ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करे और कंपनी में अपना सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल रखे। आगे देखिए, सेक्शन 196 अलाउ नहीं करता है साइमल्टेनियस ऑफ MD एंड अ मैनेजर इन अ कंपनी, कि एक कंपनी में या तो एक MD होगा या फिर एक मैनेजर होगा। बट अ कंपनी इज परमिटेड टू अपॉइंट मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन एक कंपनी में एक से ज़्यादा MD हो सकते हैं। अब आगे देखिए, अपॉइंटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है प्लस जितनी भी पब्लिक कंपनी है जिनके पास पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वहाँ पे KMP, ये सारे KMP होने चाहिए। कौन कौन से, CS होना चाहिए, CFO होना चाहिए, MD होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, MD की जगह CEO भी हो सकता है और मैनेजर भी हो सकता है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है। अब आगे देखिए, ये कहा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि कोई भी इंडिविजुअल को, मैं दोबारा कह रही हूँ, किसको, इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ना ही रीअपॉइंट किया जाएगा किसी कंपनी का एज अ चेयरपर्सन। आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे तो ठीक है। ठीक है, अभी इस लाइन को बीच में छोड़ दीजिए, आगे से पढ़िएगा। अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एज वेल एज MD भी नहीं कर सकते, एज वेल एज CEO भी नहीं कर सकते। ठीक है, सेम टाइम पर या फिर इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, अनलेस अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस कैरी ऑन भी नहीं कर रही है तो भी ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों का कॉन्ट्रावेंशन है तो कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती है इंडिविजुअल को एज CFO या एज KMP। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन द अबव प्रोविजन, जो ऊपर वाला प्रोविजन है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कि अगर किसी कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन दे दिया है और वो मल्टीपल बिजनेस कैरी कर रही है, सपोज करिएगा B लिमिटेड है, उसके मल्टीपल बिजनेस है, 1 2 3 मल्टीपल बिजनेस, और हर बिजनेस के लिए अलग अलग CEO है, तो हम इसको काउंट तो 1 ही करेंगे ना। ठीक है, यानी कि मेन बात क्या हुई, B लिमिटेड के अगर 3 डायमेंशंस होते और तीनों डायमेंशंस के लिए एक CEO होता तो वो वैलिड नहीं माना जाता। इसीलिए यहाँ पे कहा था द कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस, तो वहाँ पे इंडिविजुअल अपॉइंट नहीं होगा, वहाँ पे 3 जने आ गए ना, एक इंडिविजुअल तो अपॉइंट नहीं हुआ। आगे देखिए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी हेल्ड, कि एक की मैनेजरियल पर्सोनल, एक KMP, होल टाइम KMP जो है वो एक से ज़्यादा कंपनी में एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे काम नहीं करेगा। हाँ, पर उसकी सब्सिडी में ज़रूर कर सकता है। हाउएवर जो होल टाइम KMP है वो डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनी का। बेटा मैंने क्या कहा है, दोबारा से क्लियर होते हैं, कि जो KMP है वो एक से ज़्यादा कंपनी में एज अ KMP परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन एज अ डायरेक्टर परफॉर्म कर सकता है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारा एक पॉइंट जो नेक्स्ट पेज पे है वो इस पॉइंट से ही एसोसिएटेड है। हमने कहा ना कि वो एज अ सब्सिडियरी में तो हो सकता है KMP, किसी होल टाइम कंपनी में दूसरा KMP नहीं होगा, लेकिन तो वो एज अ
डायरेक्टर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहीं पे ये कंडीशंस दी गई है कि वो एमडी भी ऐसा कब परफॉर्म करेगा, अगर वो एमडी जो है रिजोल्यूशन के थ्रू एमडी बना है और ये सारे डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन को पास किया है, उनके कंसेंट से पास हुआ है, और स्पेसिफिक नोटिस भी डायरेक्टर्स को दिया गया था उसकी अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग, ठीक है। अब आगे देखिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर को डिस्कस करते हैं, ये टर्म हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई है। अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे पहली बात कौन है, मीन्स वो डायरेक्टर जो आर्टिकल्स के या एग्रीमेंट के वर्च्यू से कंपनी या फिर चलो सपोज करो रिजोल्यूशन पास हुआ हो, ठीक है, जनरल मीटिंग में, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इंट्रस्टेड विद द सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, बेटा उसके पास मैनेजमेंट की सब्सटेंशियल पार्ट्स है कंपनी के अफेयर्स को टैकल करने के लिए, और उसके अंदर क्या है कि एक डायरेक्टर भी इंक्लूड है जो कि एक पोजीशन होल्ड करता है एमडी की बाय वॉट एवर नेम कोड। आई मीन यहाँ पे कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इसको ये क्या है, एक डायरेक्टर भी हो सकता है, हम किसी भी नाम से उसे बुला सकते हैं। आगे देखिएगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका डायरेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। और सपोज कीजिएगा एक पर्सन किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, लेकिन अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एमडी, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, डायरेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बेटा बस ये 4 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा कि या तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर रेजोल्यूशन पास करके बनाया गया है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास होकर वो एमडी बन सकते हैं, या फिर एओए के क्लॉज के थ्रू एमडी बन सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर की या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है और रेम्यूनरेशन है वो क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में उस टर्म्स को डिस्कस करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस अप्रूव करते हैं, और जो अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन है जो कि दी जाएगी उस पर्सन को वो नेक्स्ट जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूव भी की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव करेगी। डिस्कस करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस मैनेजिंग डायरेक्टर का। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई भी कंपनी ना तो अपॉइंट करेगी ना रीअपॉइंट करेगी, कब, जब वो अपने टर्म के 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पे बेटा इस टर्म की एक्सपायरी के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं है, नॉट अर्लियर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद ही उसका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। आगे देखिए डिस्क्वालिफिकेशन की नो कंपनी, कोई भी कंपनी अपॉइंट नहीं करेगी ना ही कंटिन्यू करेगी एम्प्लॉयमेंट किसी ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर की या फिर होल टाइम डायरेक्टर की जो कि, देखो बेटा बहुत इजी से पॉइंट्स है, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 20 से 70 एज लिमिट दी है, 20 से छोटा नहीं होना चाहिए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 70 से ज़्यादा हो सकता है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए। और फिर आगे देखिएगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई पर्सन जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या फिर जिसको सस्पेंड कर दिया गया, जिसने क्रेडिटर्स की पेमेंट को सस्पेंड कर दिया है। फिर आगे देखिए उसने 6 मंथ्स से ज़्यादा टाइम इम्प्रिजनमेंट करिए कोई ऑफेंस कमिट कर। आगे देखिए किसी मैनेजिंग डायरेक्टर की पास और ड्यूटीज़ क्या होती है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना है, उसकी पास और ड्यूटीज़ जो होती है वो एग्रीमेंट में लिखी हो सकती है, एमओए में, एओए में, और फिर जो रेजोल्यूशन पास किया है उसमें भी हो सकती है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पास मैनेजमेंट के सब्सटेंशियल पार्ट्स होती है, उसकी जो पास है वो रिलेट हो सकती है पर्टिकुलर डिवीजन से या फिर बिजनेस के अलग अलग डिवीजन से। तो इस बात से देखो एक बात निकल के आती है कि एक से ज़्यादा डायमेंशंस हो सकती है, तो एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं कंपनी के अंदर। आगे देखिए कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उससे इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो एक्सरसाइज करे अपने पार्ट को अपने सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उसके पास कुछ ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और लायबिलिटीज़ हैं ऑर्डिनरी डायरेक्टर की। ऑल्सो ये सारी चीज़ें बेटा उसको अलाउड नहीं है, ये देख लीजिएगा, शेल नॉट बी डीम टू बी इंक्लूडेड विद द सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आगे देखिएगा होल टाइम डायरेक्टर्स। अब होल टाइम डायरेक्टर्स कौन होते हैं। होल टाइम डायरेक्टर्स के अंदर वो पर्सन इंक्लूड होता है जो कंपनी के साथ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहता है, और वो क्या करता है, डायरेक्टर जो कि डिवोट करता है अपना होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ हिज वर्किंग टू द कंपनी ओनली। ओके, तो जो होल टाइम डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय भी कहलाता है कंपनी का। वो कंट्रोल डज नॉट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसके पास मैनेजमेंट की सब्सटेंशियल पार्ट नहीं होती है, बट परफॉर्म इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे देखिएगा
अपॉइंटमेंट जो प्रोविजंस है सेक्शन 196 के एप्लीकेबल है एमडी के लिए, वही एप्लीकेबल है होल टाइम डायरेक्टर के लिए। नाउ द लास्ट वन इज मैनेजर। अगर हम इसको डिस्कस करें तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 जो मैनेजर है वो कौन है, मीन्स इंडिविजुअल हु इज सब्जेक्ट टू सुप्रिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके पास मैनेजमेंट है होल हो सकती है या फिर सब्सटैंशियली होल हो सकती है या फिर कंपनी के अफेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक वो डायरेक्टर भी आ जाता है जो कि मैनेजर की पोजीशन होल्ड करता है बाय वॉट एवर नेम कोल्ड, और वेदर कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस का या फिर नहीं है, ठीक है। और जो प्रोविजंस एमडी के लिए और डब्ल्यूटीडी के लिए एप्लीकेबल है अपॉइंटमेंट के, वही इसके अपॉइंटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। सो द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड बाकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए थे नोट्स के साथ साथ। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिएगा। थैंक यू।